31 मई 2001, जब एक 2 साल की बच्ची के आंसुओं ने पूरे नेपाल को हिला दिया। 6 साल की चनीरा बज्राचार्य 4 दिन तक रोती रही, बिना रुके, बिना वजह। लोग चिल्लाए कि कुमारी रो रही है, देश पे संकट आने वाला है। और ठीक अगले दिन 1 जून 2001 काठमांडू के नारायणी हित पैलेस में खून की नदियां बहने लगी। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने पिता राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, चाचा चाची, भाई बहन, कुल मिलाकर 9 रॉयल फैमिली मेंबर्स को गोली मार दी और फिर खुद को भी। नेपाल थम गया, दुनिया स्तब्ध रह गई और चनीरा के आंसू वहीं रुक गए। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है दोस्तों, बल्कि जीता जागता सच है, जिसे कुछ अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ प्राचीन प्रथा। ये है नेपाल की सबसे रहस्यमयी और सबसे पावरफुल परंपरा, कुमारी प्रथा, जहां 2-3 साल की बच्ची को उसके घर से अचानक उठाया जाता है। उसके माथे पर लाल सुनहरा मेकअप किया जाता है और फिर माथे पर तीसरी आंख यानी कि अग्नि चक्षु बनाया जाता है। लाल कपड़े, सुनहरे गहने और इत्यादि चीजें पहनाई जाती हैं और फिर वो बन जाती है एक जीवित देवी, जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग साल भर इंतजार करते हैं। लोग उसके सामने सिर झुकाते हैं, उसके पैर छूते हैं, उससे आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन है कुमारी और आखिर क्यों एक 2-3 साल की बच्ची को कुमारी चुना जाता है। नेपाल में मान्यता है कि 2 साल की बच्ची, जिसे कुमारी कहते हैं, उसके अंदर देवी तलेजू भवानी का वास होता है, वही दुर्गा जिसने महिषासुर का वध किया था। वैसे कुमारी शब्द का संस्कृत में अनुवाद यानी मतलब होता है पवित्र कन्या। ये कोई एक मूर्ति नहीं बल्कि 2 साल की बच्ची होती है, जिसकी पूजा सिर्फ एक दिन नहीं होती दोस्तों, बल्कि एक परमानेंट रोल होता है, जब तक कि कुमारी चुनी गई उस बच्ची का पहला पीरियड ना आ जाए। वैसे कुमारी प्रथा की जड़ें सदियों पुरानी है और ये नेपाल के हिंदू और बौद्ध संस्कृति का एक अनोखा मेल है। कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी की, वो भी मल्ला राजवंश के राजा जयप्रकाश मल्ला से, जहां राजा हर रात एक खास मेहमान से मिलने जाते थे। वो मेहमान कोई इंसान नहीं था, वो थी देवी तलेजू। कहते हैं देवी इंसानी रूप में आती थी और दोनों त्रिपासा नाम के एक पासे का खेल खेलते थे। लेकिन शर्त थी कि ये राज उन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और हर रोज राजा देवी के पास जाते। एक रात रानी को शक हुआ, उन्होंने राजा का पीछा किया और रानी ने अचानक से देवी को राजा के साथ खेलते हुए देख लिया। वहीं पर शर्त टूट गई, देवी गुस्से में गायब हो गई। राजा ने पूरे राज्य में खोज करवाई, व्रत रखे, पूजा की, अनुष्ठान किया, हवन किया, यज्ञ किया, लेकिन देवी नहीं लौटी। आखिरकार देवी उनके सपने में आई और बोली कि मैं वापस आऊंगी, लेकिन एक पवित्र कन्या के रूप में। इसीलिए जाओ, शाक्य जनजाति की एक लड़की को ढूंढो, उसमें मेरा वास होगा, उसे पूजो और उसमें मुझे देखो। बस यहीं से कुमारी प्रथा की शुरुआत होती है। आगे चलकर यही कुमारी प्रथा नेपाल को एकजुट करने वाली थी। राजा को देवी की सुरक्षा मिलती थी और कुमारी के आशीर्वाद से उसका शासन वैध माना जाता था। वैसे यह परंपरा 2300 साल से भी अधिक पुरानी है। कहते हैं 13वीं सदी में लिखित रिकॉर्ड्स में इस बात के प्रमाण आज भी मौजूद है दोस्तों। देखा जाए तो आज भी नेपाल के कई शहरों में कुमारियां चुनी जाती हैं। मतलब हर एक शहर की एक अलग कुमारी होती है, लेकिन काठमांडू की रॉयल कुमारी सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे खास है। वैसे हालांकि जो कुमारी चुनने की प्रक्रिया या प्रोसेस है, वो दुनिया के सबसे कठिन और सबसे रहस्यमय प्रक्रियाओं में से एक है। कहते हैं जब पुरानी कुमारी का पहला पीरियड आता है तो उसके शरीर से खून निकलता है, जिस वजह से देवी उसके शरीर को छोड़ देती है और उसके बाद नई कुमारी चुनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी 5 ब्रजाचार्य प्रीस्ट पर होती है, जो पंचबुद्ध भी कहलाते हैं। अब कुमारी चुनने के इस प्रोसेस को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले नेपाली अखबारों में विज्ञापन निकलता है कि नई कुमारी के लिए शाक्य जाति की लड़की आवेदन करे। वैसे लड़की की उम्र 2 से 5 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए और उसके शरीर पर कोई दाग, कट या चोट का निशान नहीं होना चाहिए। कभी भी उसका खून ना निकला हो, यानी कुमारी को कभी भी पहले पीरियड्स ना आए हो। वैसे कुमारी का मतलब ही पवित्र कन्या होता है, इसीलिए ये सब प्रोसेस मान्य होते हैं। अगला स्टेप है 32 मैचिंग फिजिकल सिम्टम्स। वैसे इसमें गाय जैसी लंबी घनी पलकें होनी चाहिए, शेर जैसी मजबूत छाती होनी चाहिए, हिरण जैसे सुडैल जांघें होनी चाहिए,
हंस जैसी लंबी गर्दन, कमल जैसे नरम हाथ पैर, काले बाल, काली आंखें और 20 दांत शामिल होने चाहिए। ये सब लक्षण देवी दुर्गा के गुणों से मैच होने चाहिए। और फिर उसके बाद लड़की की कुंडली राजा और अब ये प्रेसिडेंट की कुंडली से पूरी तरह मैच होनी चाहिए। लेकिन सबसे कठिन और सबसे डरावना टेस्ट है काल रात्रि। विजयदशमी की रात को तलेजू मंदिर में 108 भैंसों और बकरियों की बलि दी जाती है। अंधेरे कमरे में कटे हुए सिरों का ढेर लगाया जाता है और मास्क पहने डांसर्स वहां पर डरावना नाच करते हैं। उसके बाद चुनी गई छोटी बच्ची को इन सिरों के बीच में बिठाया जाता है। अगर वो डरी नहीं, रोई नहीं, यानी कि वो पास हो गई। फिर उसे पुरानी कुमारी की चीजों को पहचानना भी होता है। अब ये सब टेस्ट पास करने के बाद तांत्रिक रिचुअल्स किए जाते हैं और देवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर वो बच्ची बन जाती है एक असली कुमारी, जिसे कुमारी घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। वैसे 2025 में काठमांडू की नई रॉयल कुमारी आर्यतारा शाक्या चुनी गई है, जो कि सिर्फ 2 साल 8 महीने की है। हजारों भक्तों ने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया था। लेकिन कुमारी बनना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है कुमारी बनने के बाद का सफर। कुमारी बनने के बाद बच्ची की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वो अपना घर, माता पिता, दोस्त सब कुछ छोड़कर काठमांडू के दरबार स्क्वायर में स्थित कुमारी के घर में रहने चली जाती है। ये एक पैलेस जैसा घर है दोस्तों, लेकिन अंदर वो अकेली रहती है। उसके परिवार वाले सिर्फ फॉर्मल विजिट के लिए ही उसके पास जाते हैं और घर के अंदर कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग ही रहते हैं। हर सुबह उसकी बॉडी की पूजा की जाती है। लाल और सुनहरे कपड़े पहनाए जाते हैं। माथे पर अग्नि चक्षु जैसी थर्ड आई लगाई जाती है, जो उसकी आंतरिक शक्ति और दृष्टि का प्रतीक माना जाता है। उसके पैर कभी भी जमीन पर नहीं पड़ते, क्योंकि ऐसा होने से चोट लग सकती है और खून निकलने का मतलब है देवी का शरीर छोड़ जाना। वो या तो पालकी में जाती है या फिर किसी के कंधे पर सवारी करती है। जूते पहनना पूरी तरह से मना है। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लाल मोजे वो पहन सकती है। वैसे कुमारी कभी बोलती नहीं है। हर भाव का एक अलग मतलब होता है और उसके विचार सिर्फ उसके चेहरे के भाव से समझे जाते हैं। अगर वो रोती है, जोर से हंसती है, तो बड़ी बीमारी या मौत आने वाली होती है। आंख मलना या आंसू आना मतलब मौत का संकेत है। ताली बजाना यानी राजा से डरने की सलाह दी जाती है। खाना छूना यानी कि पैसे के नुकसान का मतलब। और अगर वो पूरी तरह से स्थिर रहे, इसका मतलब है कि मनोकामना पूर्ण होने वाली है। लेकिन अब दोस्तों कुमारी प्रथा विवादों में है, क्योंकि ये चाइल्ड राइट से जुड़े सवाल उठाती है। 2007 में पूर्व कुमारी पूर्ण देवी महार्जन ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि ये परंपरा बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने फैसला दिया कि परंपरा जारी रहेगी, लेकिन कुमारियों को एजुकेशन देना अनिवार्य हो जाएगा। ये परंपरा नेपाल की आत्मा कही जाती है, जहां एक बच्ची देश की रक्षा करती है। लेकिन चाइल्ड राइट्स, एजुकेशन और मेंटल हेल्थ के मुद्दे बहुत गंभीर हैं। अब आखिर में सवाल यही है दोस्तों, क्या कुमारी प्रथा भविष्य में टिक पाएगी? आपको इस बारे में क्या लगता है और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है और ज्यादा पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।